नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। हमारे 2 महत्वपूर्ण अतिथि हमारे साथ हैं और हमारी वार्ता का विषय वही है जो इस समय पूरे राष्ट्र के चिंतन का विषय है। हिंदू नरसंहार हुआ है कश्मीर में और लोगों को पता चला है कि आतंकवाद का नाम जिहाद है और जिहाद का नाम आतंकवाद है, क्योंकि नाम पूछ-पूछ करके मारा गया। उसके बाद देश में कई तरह के विचार सामने आए, बेईमानी के, ढोंग के, पक्ष और विपक्ष के, सुर और असुर के। उसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री का बयान आया और पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने की बात सामने आई, दुष्टों को सजा देने की बात सामने आई, बात बहुत बढ़ गई है। लेकिन आज जब हम यहाँ पर बैठकर वार्ता कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण विषय हम लोगों के सामने है कि क्या देश को देश के बाहर से ही खतरा है, देश के भीतर खतरा नहीं, और क्या देश का भीतर वाला खतरा ज्यादा बड़ा नहीं। हमारे दोनों अतिथि हमारे साथ हैं। आप दोनों महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा, कृपा कर आप अपना परिचय दें, उसके बाद हम वार्ता को आगे बढ़ाना चाहेंगे। निखिल जी, कृपा कर आप बताएं जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम भाई। मैं डॉक्टर सुरेंद्र निखिल गुप्ता, मैं जी। हिमाचल प्रदेश से हूँ। इस समय कांगड़ा में हूँ। मैं लगभग 6 years बैक आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। हिमाचल प्रदेश से रिटायर हूँ। उसके बाद से मैंने बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे मेरे रिसर्च वर्क हैं जो मैंने नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे मेरे पेपर लगभग 600 से ज्यादा पेपर छपे हैं। तो काफी अलग-अलग विदेश अपनी बाहर की देशों में भी गया हूँ और इन कनेक्शन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ माय रिसर्च वर्क, सो मैंने नजदीक से बहुत सारी नजदीक से चीजों को जो नेशनल लेवल पे हो रही है या इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, उनको अपनी जितनी मेरी बुद्धि है उसके मुताबिक से जांचने परखने की कोशिश की है। आपने बहुत सही बोला है कि हमारा जो पहलगाम वाला इंसिडेंट है वो अपने आप में बहुत ही अत्यंत दुखदाई है। जी, अत्यंत दुखदाई है। प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी ने बहुत सही निर्णय लिया है। मैं आज सवेरे भी जब इस निर्णय के लिए बोल रहा था, देख रहा था कि पाकिस्तान की तरफ ऑल आउट वॉर जा रहा है, तो मैं सोचने लग गया था, मैं कि यार हमारे जो आंतरिक शत्रु है या बाह्य शत्रु है, दोनों में से किसको वेटेज दी जानी चाहिए? क्योंकि हम देखें ना, हमारे पास जो इस समय, पहले हम कहते थे हमारे 2.5 शत्रु हैं, चाइना, पाकिस्तान, आधा हमारा 50% जो हमारे देश में बैठा हुआ है। अब वो कहते हैं 3.5 है, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और आधे जो हमारे 50% हमारे पास है। अब सवाल ये उठता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन 3.5 सो कॉल्ड 3.5 जो शत्रु हमारे हैं सारे इस समय मौजूदा हालात में, उसमें से सबसे ज्यादा मुश्किलात कहाँ पे है? तो मैं बहुत ध्यान से सोच रहा था, मैं कि यार हमारा हिंदू जो है वो भी बहुत हद तक बेशक वो 20% है, जो लगभग मोटा-मोटा मैं बात कर रहा हूँ, 80% हमारा हिंदू भी है, मगर वो 20% जो है हमारे 80% पे हावी हो रहा है। हमारा हिंदू बेसिकली इस तरीके से उनकी मानसिकता है कि वो लड़ाका नहीं है, हिंसक प्रवृत्ति का नहीं है, और हजारों साल तक जब हम एक गुलामी की एक ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, मैं देखता हूँ कि लॉर्ड मैकाले ने जब देखा था, आप पिछली शताब्दियों से पीछे जाए तो उन्होंने ये देखा था कि यार ये जो सनातनी संस्कृति है इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अब आगे जैसे जैसे हर 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 कंट्री को बड़े आसानी से हमने कन्वर्ट कर दिया। इब्न आप इराक को देखिए, ईरान को देखिए, 15 20 25 साल में इन्होंने सारा इस्लामीकरण कर दिया कंट्रीज को। यूरोप को बड़ी जल्दी से कर दिया, मगर भारत के लिए वो हजारों साल तक कभी कभी मुगल साम्राज्य रहा, फिर उसके बाद अंग्रेजों का भी रहा, है ना। उसके बाद भी भारत की जो सनातनी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। फिर ये सोचा गया कि किस प्रकार से हम इस भारतीय संस्कृति को नष्ट किया जाए। मैकाले का कहना था, मैकाले ने कहा कि कम से कम जो इनकी जो गुरुकुल पद्धति है, जहां से इनका शिक्षा दीक्षा होती है, उनको डैमेज किया जाए। और ये एक बड़ा सही प्रयोग था। वो जो हमारी शिक्षा प्रणाली या पद्धति है उसको धीमे धीमे इन्होंने हटाया, गुरुकुल हटाने शुरू कर दिए, जहां से हमारा शुरू का जो शिक्षा दीक्षा हो रही थी उसको समाप्त करना शुरू कर दिया। अगर उस दूसरी तरफ देखिए, अगर आप मुसलमानों की ओर देखिए तो इनका मदरसा
और मस्जिदें और मज़ारें, यही इनका शिक्षा-दीक्षा का केंद्र है। हर आदमी को बिल्कुल रेडिकलाइज़ करते हैं, यहीं से शुरू होता है रेडिकलाइज़ेशन। वो समझ ही नहीं पाते कि यार ये इंसान है सारे, इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट की जाए, मगर इस तरीके से सोच ही नहीं पाते क्योंकि उनकी जो शिक्षा प्रणाली है वो अपने आप में बड़ी खतरनाक है। उनका दोष नहीं है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या जो जी, बच्चे जी, आ रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। सोच जी, आ रही है, वो इस प्रकार से आ रही है कि उनकी जो जिस प्रकार से उनका एजुकेशन हो रहा है और इर्द-गिर्द जो मुल्ला मुल्ला मौलवी क्लास जो बैठे हैं, वो इस तरीके से हैं कि उनको बिल्कुल एक गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। अब हम यही देखें ना, वो कहते हैं इस्लाम का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो धर्म किसका होता है? आप इनको देखिए कि सारा जो मारने वाला बंदा है वो आतंकवादी है, और आतंकवादी ही मुस्लिम क्लास का आदमी है। अगर आप उसको एक ध्यान से उस डाटा को अगर हम एनालाइज़ बिल्कुल। करने की कोशिश करें, तो हम ये महसूस करने लग जाते हैं कि ये वही लोग हैं जो बार-बार उसी ही दुष्टता को किए जा रहे हैं और बड़ी निर्ममता से किए जा रहे हैं, और इसका कोई हद नहीं है। अब जी, सवाल आता है कि ये तो संक्षेप में मैंने बात करने की कोशिश करी कि कहाँ गलतियाँ हमारी हैं और किस प्रकार से, क्योंकि ये जो जो युद्ध चलने लगा है, ये एक छोटा युद्ध नहीं है, एक लंबी लॉन्ग ड्रॉन बैटल होगी ये सारी इस सिलसिले में। क्योंकि मैं आपको इस बात पे मोदी जी सोच रहा था कि मैं कहा यार हम इसको निपटा पाएँगे? साढ़े 3 फ्रंट पे अगर हम लड़ने लग जाएँगे, हमारी आर्मी कितनी है? 15 लाख 16 लाख के करीब आदमी है, कितनी हमारी टोटल जितनी पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्सेज़ है सारी मिला लें, तो ये तो हम तो 1,40,00,000 करोड़ है, और इसमें से 30-35 करोड़ तो ये लोग हैं, और सारे रेडिकलाइज़ हैं, तकरीबन रेडिकलाइज़ है, चाहे कन्वर्टेड है हमारे पास, है तो रेडिकलाइज़ है। और हम लोग जो हिंदू हैं रेडिकलाइज़ है नहीं, हम तो अपने धर्म को भी मानने से इनकार कर जाते हैं। बहुत सारे इतने सेक्युलर अप्रोच है कि हम फिर भी दया भाव रखते हैं या किसी भी प्रकार से हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इतने सरल पथ पे नहीं हैं। हम उनको फेस करने के योग्य नहीं हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, वो 20% उस पे हावी हो जाएँगे 80% पे कि हम उस तरीके से मौजूदा हालात के वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, उसको मुकाबला करने के लिए क्षमतावान नहीं हैं। अच्छा, आज मैं सवेरे देख रहा था, मैंने कहा यार कि किस प्रकार से मोदी जी ने पहले उन लोगों को लेने की कोशिश करी है। अब देखिए ना, बॉर्डर पे अटारी बॉर्डर पे क्रॉस कराओ, उनको बाहर निकालो। मतलब अब मैं उन पे एक वीडियो को देख रहा था, मुझे बड़ा एकदम से सारी चीज़ें बड़ी स्पष्ट हो गई। मैं कहा नहीं, ये बहुत अच्छा है, हो रहा है। बेशक हम उसमें बचेंगे नहीं, युद्ध तो हमें धरातल से शुरू करना ही पड़ेगा, लड़ना तो हमें ही पड़ेगा। पहली लड़ाई जो होगी, धरातल से खुद लड़नी पड़ेगी, उसके बिना कोई रास्ता दूसरा नहीं है। मगर इन्होंने मैं ये हमें एक वीडियो में देख रहा था जिसमें देखिए एक महिला आती है, बच्चे उसके पति उसका पाकिस्तान से है, बच्चे उसने यहाँ हिंदुस्तान में पैदा किए, नेशनैलिटी यहाँ की है। हाँ जी, खाते-पीते रहते यहीं पे हैं, भारत का खाते हैं और फिर भारत को गालियाँ देते हैं। है ना जी? तो मतलब ये कहने का मतलब है कि वो भारत में रहते हैं, भारत में ही, बाहर से कोई दुश्मन लाने की ज़रूरत नहीं है। वो यहीं के दुश्मन, यही इंटरनल एनिमीज़ है हमारे, जो आंतरिक रूप से हमारे यहाँ को अच्छे ढंग से व्यवस्थित किए हुए हैं, और वो हम किसके साथ लड़ेंगे? वो एनिमीज़ नंबर 1 है। फिर हमारे ये देखिए आप लोग, ये जितने भी आपके जो लिबरल हैं, अल्ट्रा अपने लेफ्टिस्ट वगैरह हैं, ये तो, और पत्रकार महोदय हमारे, फिर जुडिशरी भी हमारी, मैं बहुत साफ बोलता हूँ कि जुडिशरी भी इनके साथ है। जी, बिल्कुल। इस सारे इकोसिस्टम में इनके साथ है। हम तो हर जगह अकेले छूट रहे हैं। ऐसा जी, लगता है कि हम तो पढ़ लिख के आए थे कि कभी कोई कहते थे, "यार कोई बात नहीं होगी, विल टेक यू टू द कोर्ट।" अरे कोर्ट में ले जाएँगे, कहाँ लगाएँगे? वो भी तो यही लोग बैठे हैं, हमारे कौन सुनेगा? और हर चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये तो उनकी हर चीज़ की कीमत है, खरीदा जा रहा है सारी चीज़ों को, आसान काम नहीं है। अरे कोई जजमेंट लेनी है, कोई बेल लेनी है, कुछ लेना है, इतने पैसे दो, इतने जज को खरीदो। पहले कहते थे अच्छा वकील रखो, वो कहता है, "जी तुम्हारे पास पैसे हैं तो अच्छा जज ले लो, उसको खरीद लो।" मेरा मेरा कहने का मतलब आज बात को, जो मेरी जी, जितनी बुद्धि जी, उस हिसाब से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है गलती हो तो जी, क्षमा करें मुझे। जी, अच्छा, देखो मैं मेरा दृष्टिकोण जी, दृष्टिकोण बिल्कुल रचनात्मक है कि हम जब इन चीज़ों को देखते हैं, तो हमें तकलीफ होती है। जस्टिस वर्मा का केस देख लीजिए, करोड़ों-करोड़ों के नोट मिले। अभी तक भी सीजेआई में कल अपने जो हमारे खन्ना साहब हैं, उनको चाहिए था, हम भी बड़े ध्यान से देख रहे थे कि जिस जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग देख रहे थे कि बड़े हमारा एक एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग थी कि हमारी हाईएस्ट जुडिशरी है, वो न्याय करेगी। मगर अभी इसमें 2-3-4 हफ्ते बीत गए, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वाक़ई जो जो भ्रष्टाचारी, चाहे कोई भी क्षेत्र, हमारे किसी, मैं देखता हूँ कि किसी हमारे किसी एम्प्लॉइज़ को ₹100, 200, 400, 500 रुपए भी वो ले ले, तो उसको एकदम से सस्पेंड कर दिया जाएगा और सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर लगाता रह जाएगा। मगर यहाँ कोई हिल ही नहीं रहा, कोई हो ही नहीं रहा। तो उससे एक बड़ा नेगेटिव सा फ़ील आ रही है कि यार हम किस-किस के साथ लड़ेंगे?
एक एक पक्ष पे लड़ने, 1 to 1 फाइट करनी है, फिजिकल फाइट करनी है या विद टेक्नोलॉजी फाइट करनी है तो अलग बात है। यहाँ तो अलग-अलग फ्रंट है जिस पे हम अकेले हैं। मैं बिल्कुल, मेरे मन में बहुत एक चिंता भी थी और बड़ा कंसर्न था कि इन सारे इतने सारे मल्टीपल फ्रंट्स को हम कैसे डील करेंगे? इसका मतलब है कि हमारी जो भोली-भाली जनता है हिंदू, उनमें कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, फैटेलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। कारण है कि हम तो अनट्रेन्ड हैं। हमारा सोच निखिल भी इस प्रकार का नहीं है। निखिल जी, रास्ता निकलेगा, रास्ता हमेशा निकला है, लेकिन रास्ता निकालना होगा तब निकलेगा। इस बारे में हमारे साथ अनुपम जी बैठे हैं, अनुपम जी से हम बात करेंगे। उसके पहले हम ये कहेंगे, निखिल जी ने कहा 3.5 मोर्चे हैं जिससे देश को निपटना है। मेरा कहना है कि 5.5 मोर्चे हैं। 2 मोर्चे हम क्यों भूल जाते हैं? डीप स्टेट, उसका टूल किट हिंदुस्तान में, और हमारा पारंपरिक शत्रु हिंदुस्तान के हर शहर में, हर मोहल्ले में, पूरे देश में। इस 5.5 मोर्चे से निपटना और ज्यादा बड़ी चुनौती है, और ज्यादा बड़ी चिंता है। तो अनुपम जी हमें थोड़ा सा इस दिशा में आगे अपने विचार देंगे, लेकिन अनुपम जी कृपा कर थोड़ा अपना परिचय भी अवश्य दें। परिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब जय श्री राम। मैं यही जय श्री कहने वाला राम। हूं कि मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूं। मैं काफी हिंदू संगठन से जुड़ा हूं और काफी सारे चीज मैं हिंदू आंदोलन में काफी सारे चीज ड्राइव किया हूं। प्रोफेशन में मैं एक इंजीनियर हूं और हॉस्पिटल का कंसल्टेंसी करता हूं। मेरा अपना कंसल्टेंसी करता हूं। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि बिफोर वी टॉक अबाउट 3 fronts, we should talk about 2.5 fronts inside, or rather 3 fronts inside. See, I find, अगर मेरे विचार से अगर बोलेंगे, I find the danger within is much bigger than the danger outside. क्योंकि हमारा एक आदत है, न्यूज चैनल में बोलिए या आपस में भी बोलिए, एक हमारा स्टैंडर्ड आदत है कि कोई भी बम विस्फोट हुआ, कि कहीं पे भी मास किलिंग हुआ, सबसे पहले पाकिस्तान को दोष दो। उसके बाद कुछ AK-47 का एम4 रिवॉल्वर, सॉरी, बंदूक निकल जाएगा तो बोलेगा अमेरिकन का बंदूक कहाँ से आया, चाइनीज बंदूक कहाँ से आया। कहीं से कुछ नहीं आता है, सब अंदर में ही मिलता है। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंडिया। ओनली थिंग यू नीड टू फाइंड आउट हाउ इट इज कमिंग एंड वेयर इट इज कमिंग। कोई बोल रहा है इंटेलिजेंस फेल्यूर है, कोई बोल रहा है कोई है। आज सुबह जब मैं टीवी खोला तब देखा 64 sympathizers of militants has been raided। तो ये 64 रेड करने का जो इनिशिएटिव हुआ, वो 64 तो आज से नहीं है, वो तो अचानक पहलगांव हत्या के बाद ही तो 64 पैदा नहीं हुआ। Those were operating years for years। तो अभी तक क्यों नहीं रेड किया? मिलिटेंट लोगों का जो 7 घर को ब्लास्ट करके उड़ाया दिया गया, वो तो मिलिटेंट का घर तो आज नहीं, सालों से मिलिटेंट का घर है, उसको पहले क्यों नहीं उड़ाया? Then I come to the internal challenges. We have many internal challenges, internal enemies. We have white collar terrorists, we have seculars। We were born as a nation, as a secular nation, but secularity जो है, secularity has become a one-sided sacrifice। It is not secular। And then you have internal enemies। So one-sided is white collar terrorists who are very elites in the society. Then there are seculars and secular minded supporters who still feel that we are in the right path, and there are internal terrorists। So there are 3 fronts challenges inside the country as well, and we are not doing enough for that। We are definitely not doing enough for that। अब कश्मीर, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, ये सब जगह पे देखेंगे, आज पहलगांव हत्या के बाद जो कश्मीर में जेके में जो रेड हो रहा है, जितना हलचल मच गया, वो क्यों नहीं हुआ जब मुर्शिदाबाद में किलिंग हुआ, जब मुर्शिदाबाद में हजारों लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा? Why those raids has not been conducted in those places? Why today if some स्वयंसेवक अगर कोई शाखा में नारा लगाया, उसको मार दिया जाता है केरला? Why no raids happens there? कर्नाटक में
हिजाब और वक्फ बोर्ड का एक्सक्यूज लेके काफी सारे हंगामा हुआ. Why no significant arrest? Eyewash arrest has happened. Why no significant arrest has not happened? So मेरे ख्याल में everything what is happening is all eyewash and all our vote bank eyewash is happening. कि आज वो हुआ तो किसी ने बोल दिया इंटेलिजेंस फेलियर, किसी ने बोल दिया ये फेलियर, वो फेलियर, पाकिस्तान किया, वो किया. हम क्या कर रहे हैं? So before you point your finger to others, look at your thumb that is pointing to you. So what are we doing enough to tackle our internal challenges? Pariyat ji, Dr. Saab, I request all of you to focus on this particular topic in today's forum discussion and let us emphasize on this point with examples that are we doing enough for our internal enemies. जी, बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल में सारे जवाब हैं. इस सवाल का जवाब सारे जवाबों का एक मिला जुला रूप है. मैं थोड़ा सा परिचय अपना भी देना चाहूंगा. मैं जेएनयू का प्रोडक्ट हूं. वो जेएनयू जहां पे गद्दारी देश के विरोध में पलती है, जहां के स्टूडेंट्स देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, मैं उसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं. 1988 से 91 तक एमए स्पेनिश मैंने वहां से किया था. फिर मैं अमेरिका गया. अमेरिका में चैनल 11 के लिए काम किया. उसके बाद अमेरिका की आर्म फोर्सेस में नेवी एविएशन में काम किया. उसके बाद इंडिया के जी न्यूज में, एएनआई में, ईटीवी में, सहारा न्यूज में और फिर अगेन जी न्यूज में. उसके बाद इंग्लैंड में जाकर मिडलैंड सेशन टेलीविजन में मैंने पत्रकार के रूप में काम किया. उसके बाद इंडिया में आकर पुस्तकें लिखी, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी लिखी प्रभात प्रकाशन से, मैं मोदी हूं. और उसके बाद और भी चैनलों में काम किया. अभी मैं अपना रेडियो हिंदुस्तान और एक छोटा सा न्यूज हिंदू ग्लोबल चला रहा हूं, आप लोगों के सहयोग से, शुभकामनाओं से. इसलिए मुझे लगा कि मुझे अपना परिचय देना चाहिए, ताकि लोगों को लगे अगर हम यहाँ पर कुछ विचार दे रहे हैं तो परिपक्वता के साथ दे रहे हैं. हमने जीवन देखा है, हमने दुनिया देखी है, हमने हिंदुस्तान देखा है और उसको अनुभव भी किया है. अनुपम जी, आप जो बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है कि क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं कि देश का हर हिंदू इस विचार से अवगत हो जाए, हर हिंदू जाग जाए, क्योंकि अभी भी वो बरसों पुरानी सोई हुई हिंदू भावना हमारे देश में देखी जा रही है. बहुत सारे लोग हैं जो हैरान होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं देश में क्या हो रहा है. वो कहते हैं आप लोग ऐसी बातें फैला रहे हो. हमने कहा कि आग तुम्हारे घर तक भी आएगी, बेहतर है कि आग लगे उसके पहले जाग जाओ, अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है. तो लोग सोचते हैं कि हम कट्टरवादी हैं. यहाँ कट्टर होने की बात नहीं है, यह सुरक्षा की बात है. हमारे बच्चों को इसी देश में जीना है और हमारे बच्चों के भविष्य की हमें चिंता है, क्योंकि तब तक मामला हाथ से निकल जाएगा. आप ये देख रहे हैं जहां पर नागपुर में बाबा अंबेडकर, हमारे गडकरी साहब, आरएसएस का मुख्यालय, हमारे मुख्यमंत्री जो उसके महाराष्ट्र के, उनका मुख्य क्षेत्र वही है. और वहां पर जो हुआ औरंगजेब की कब्र के लिए, आप देखकर हैरान रह जाएंगे. उसी प्रदेश की सरकार को औरंगजेब की कब्र को बचाना पड़ रहा है. ये किस तरह की मजबूरी है. हम लोगों ने अभी छावा देखी है, देश में नहीं दुनिया में पसंद किया गया है. उस जालिम की कब्र को हटा नहीं सकते हम लोग कानूनी तौर पर इतने बड़े मकड़ जाल में फंसे हुए हैं कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते और सुनने वाला कोई नहीं है. इसलिए मूल सवाल है मेरा, जो आपके सवाल से जुड़ता है, कि हमारा अपना एक इंसान के रूप में, इंडिविजुअल, एक हिंदू के रूप में अपनी अपनी जगह से क्या योगदान हो सकता है जो भविष्य के भारत को जिंदा रख सके, भविष्य के हिंदुस्तान को जिंदा रख सके. जी डॉक्टर निखिल साहब, थोड़ा अपना विचार दे प्लीज. नहीं, देखिए आपने बड़ा सुंदर बोला है कि जी. हम लोग, मतलब मैं बार बार जब भी मैं यहाँ पे कांगड़ा में रहता हूँ, तो कांगड़ा में बार बार जब मैं मेरे अलग अलग संगठनों से जुड़ा हूँ, मैं इनसे चर्चा करता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि इनका सोच इस प्रकार से होता है कि यार उसकी क्या जरूरत है, अभी तो मेरे पड़ोस में है, पड़ोसी को हुआ, मैं तो सुरक्षित हूँ, है ना. बिल्कुल. तो मैं उनको ये कहता हूँ बार बार, तो आप पड़ोसी के साथ नहीं है तो कल को जब आपकी बारी आने वाली है, यू आर नेक्स्ट इन लाइन, नेक्स्ट इन नंबर, योर नंबर इज नेक्स्ट. सो डोंट फॉरगेट, आज हम पड़ोसी के साथ खड़े नहीं है तो कल पड़ोसी भी हमारे साथ खड़ा नहीं है ना. तो ये बड़ा जरूरी है कि हम इस बात का एहसास करवाएं. मैं बड़ा
घर में भी बहुत सारी मेरी बातें हो जाती है, तो बोलते हैं यार आपको डॉक्टर साहब क्या पड़ी होती है, आप जब देखो सवेरे शाम खाते पीते एक ही बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं कहा यार आप लोग ये खतरा जो आपके नजदीक आ रहा है, जो आग बढ़ती हुई आपके नजदीक आ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है? आप जब जल जाएंगे तो फिर तकलीफ नहीं होगी, आपको तकलीफ होगी, हमें भी तकलीफ होगी, सभी इर्द गिर्द वालों को तकलीफ होगी। तब ये सोचेंगे यार हमने वक्त होते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए, ऐसी कोई स्ट्रेटेजीज क्यों नहीं बनाई। तब मैं आपको अभी अभी पहले भी कह रहा था कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी में एक पल के लिए बड़ा हैरान परेशान भी हो गया यार। मैं क्या 3.5 4 5 फ्रंट पे कैसे लड़ेंगे यार, हमारे पास उतने फोर्सेस नहीं है, हमारी मोबिलाइजेशन जो हमारे बंदे हैं वो इसमें काम करने को तैयार नहीं है, और जगह जगह तो हमारे इतनी अवरोध है कि हमें उस तरीके की ट्रेनिंग भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, कैसे कैसे जीतेंगे। तो फिर मुझे जब ये सारी चीजें समझ आने लगी कि किस प्रकार मोदी जी ने एक एक करके छांटना, रोहिंग्या बांग्लादेशी उनके किस प्रकार से नंबर निकाल निकाल के बॉर्डर क्रॉस कराए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी बहुत रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि हमारे वही बंदे जो हमारे जुडिशरी में बैठे हैं, वो जो वकील हैं जो सारे बैठे, मैं नाम लेता समय में आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े वकील हैं जो पैसे के लिए नहीं है, उनको फंडिंग ऐसे तरीके से आ रही है, जी वो जी तो जी उनका ईमान तो मर गया हुआ है। मैं तो बड़ा जी जी तकलीफ आ जाता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि फिर हमारी जुडिशरी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्यों नहीं देख पाती है, मगर वो इतने मकड़ जाल में, आपने सही शब्द यूज किया कि वो इतने मकड़ जाल में फंस चुके हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे रंजन गोगोई साहब, जब आपने देखा कि चीफ जस्टिस थे, जब उन्होंने अपने राम मंदिर की सारा अनाउंसमेंट जी किया, वो सारा जी बनाया थी, सारा जजमेंट दिया था, तो वो भी बाद में बोलने लगे। उन्होंने जब राज्यसभा में उनके नाम मनोनीत किया तो उन्होंने बोला था कि मैं तो ये सारी चीजें, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे कोर्ट फिक्सर्स के फंसा हुआ है, कोर्ट फिक्सर्स पे छाए हुए हैं, और ये तो कुछ ओहो करने ही नहीं देते, कुछ करने ही नहीं देते। बहुत और बड़ी बात है जी, जी, बहुत बड़ी बात है, है ना, कोर्ट बहुत फिक्सर बड़ा करने इशारा की किया जरूरत उन्होंने है। अब वो जी कहना चाहे करना चाहे, ये फट आपको एक चीफ जस्टिस से उनका वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस लगा दिया, दूसरे को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, है ना जी। और इतनी ज्यादा जी इनकी, मतलब जिस तरीके की रिश्वत की इतनी इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत, क्या रिश्वत इतनी ज्यादा दी जा रही है, तो क्या एक जुडिशरी ऐसी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साफ सुथरी है ना? ये कभी किसी को, मतलब इनका है ही नहीं है कि कोई हम अपनी कोई कितनी प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं उसको बताने के लिए, बाकी सब देंगे। ये सारे इस तरीके से कुछ लेने नहीं चाहते, करने नहीं चाहते, इनसे कुछ करवाया नहीं जा सकता। इन्होंने अपने इतने इर्द गिर्द अपनी स्टेनलेस स्टील के कवच लगा दिए हैं कि कोई आदमी, कोई भी पूछ नहीं सकता इनको, या अकाउंटेबिलिटी इनकी कहीं पे भी नहीं है। जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा। मतलब सवाल है कि मैं इनको बार-बार, आज भी कुछ लोगों से मेरी बात, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैं उनको बोल रहा था कि मैं कहा यार आप कर रहे हैं, मगर आप बताइए कि हम करें कैसे? करें कहाँ से, कैसे करें? ये केवल जो गूगल मीट पे या कहीं ज़ूम पे आके वो लंबी-चौड़ी बातें करने से कुछ नहीं, जब तक धरातल पे हम कुछ नहीं कर सकते, धरातल पे चंद लोगों को जोड़ें और उनको समझाएँ। काम काम मुश्किल है मगर असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। बिल्कुल कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मैं कहा जब ये फ्रीडम जी फाइट शुरू हुई, आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, तो आपको नहीं लगा कि बहुत सारे लोग उसमें मुश्किलों में आए हैं? बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े-बड़े उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, अपना परिवार न्यौछावर न्यौछावर किए हैं। तभी कहते हैं भगत सिंह तो बहुत पैदा होने चाहिए, जगह-जगह भगत सिंह की ज़रूरत है, मेरे घर नहीं होने चाहिए। मतलब समस्या है मेरे घर नहीं होने चाहिए, मैं बड़ी स्मूथ सेलिंग लाइफ़ चाह रहा हूँ। मैं किसी प्रकार रिस्क नहीं लेना चाहता, किसी प्रकार का कोई बात नहीं करता, लेना नहीं चाहता, मुश्किलों का फेस नहीं करना चाहता। मैं क्या, कौन करेगा? मोदी जी करेंगे, योगी आदित्यनाथ वो करेंगे। वो तभी तो उनका भी तो छठ के उन्होंने बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है, मोदी जी बोलते रहे, योगी जी बोलते रहे, तो ठीक बोलते रहे। मेरे ख्याल, मुझे लगा कि जब इन्होंने ये मैसेज देना शुरू किया तो उनको समझ आया, क्योंकि उस समय बांग्लादेश की हालत हो रही थी, तो मैं उस समय भी बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था, जब जब मैंने उन लोगों को मार-मार के उन्होंने पुल पे लटका दिया था, उनकी लाशों को किस तरीके से दरिंदगी से कर दिया था। तो मैं कहा ये आपकी बारी भी आ रही है, डोंट थिंक कि यू विल बी स्पेयर्ड। मतलब कोई गलत मुगालते मुगालते में मत रहो कि आपकी बारी नहीं आएगी, आएगी बारी, मगर अब देख लो, वक्त होते तैयार हो जाओ। नहीं कुछ कर सकते तो आप दूसरों का सपोर्ट, जो कर रहे हैं, आप लीड नहीं कर सकते तो कोई नहीं है, सपोर्ट करिए। जो बोल सकते हैं उनके साथ चलिए, नहीं कुछ कर सकते तो जो कुछ नहीं करते उनके साथ खड़े होने की तो आप लोग कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ, किसी न किसी रूप में आप अपना सहयोग कीजिए, तभी संभव हो पाएगा। अदरवाइज अकेला आदमी अगर चाहे, अगर 100 सूअर एक शेर के पीछे भी पड़ जाए तो वो शेर भी कुचला जाएगा। उसमें इतनी क्षमता नहीं होगी 100 सूअरों का मुकाबला करे। मगर अगर
पे करेंगे, अपने तरीके से जागृत होते जाएंगे, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं जब इनको देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि नहीं, अभी 4-5-6 साल लगेंगे, क्योंकि अभी मुश्किल समय शुरू हुआ है, मुश्किल समय आएगा, वो कम्युनल राइट्स भी होंगे। मैं हिमाचल में हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि हिमाचल कंपैरेटिवली हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, मगर यहाँ लोग बड़े शांत है। मैं सवेरे एक महानुभाव बैठे हुए थे सारे, बहुत सारे लोग, तो मैंने कहा आपको लगता है यार ये क्या है, कैसा होगा? कहते यार मैं पूछता हूँ तो लोगों को लगता है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई मैंने एक शब्द यूज किया, मर्द। मैं कहा मर्द होना चाहिए। अब उसको लेके बड़ा एक युद्ध अच्छा खासा खड़ा हो गया। कहते यार आपने बड़ा स्लैंग वर्ड यूज कर दिया। मैं क्या, मर्द का मतलब होता है, मैं कई अक्सर इनको यूज करता हूँ, मैं कहा मर्दानगी तो दिखाओ यार, कभी ना कभी खड़े तो हो, दूसरे लड़ रहे हैं आप भी तो साथ दो उनके साथ। कहता मर्द तो आप तो स्लैंग वर्ड यूज कर। मैं मर्द जब यूज करता हूँ तो मेरा मतलब है वो आदमी जिसपे क्षमताएं हैं, जो कुछ आगे लीड कर सकता है, जो समाज को बदलने की एक सलाहियत रखता है, कि उसका क्षमतावान है ना, वो वीर्यवान आदमी है। इस तरीके का मेरा मर्द का डेफिनेशन है। मर्द का मतलब ये नहीं मैं कहता कि गुंडा है जो कई जगह 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 जाके एक बदमाशी, ऐसा नहीं है। कवर अप तो जी, देना पड़ेगा। जी जी तीन महत्वपूर्ण बातें आपने कही है जिस पर चिंता करने की आवश्यकता है। एक तो गुप्त शत्रु है हमारा, जो हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ है, इसलिए ये वाली लड़ाई बाहर की लड़ाई से ज्यादा बड़ी है। नंबर दो, ये दूसरी फ्रीडम फाइटिंग है, जो कि ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें अंग्रेज और अंग्रेजों की सेना, अंग्रेजों की पुलिस हमको पता चल जाती थी। आज पता नहीं चलता कि हमारा दुश्मन हमारे आसपास कहां है और किस तरह से वार कर रहा है। और मजे की बात, यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक है, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट ग्रुप है और उनका बहुत बड़े लेवल पर काम चल रहा है ऑर्गेनाइज मैनर में, और अपोजिट साइड में हम लोगों के आधे से अधिक लोग सोए हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही, मर्द। मर्द यानी कि आज हमें योद्धा की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हमें श्वेत सन्यासी चाहिए। आज की देश की जरूरत जो है वो रक्त योद्धा की जरूरत है, जो रक्त से डरे नहीं, रक्त से जिसे खेलना आता हो उसी को मर्द कहना चाहते हैं आप, और वही मर्द चाहिए। क्योंकि अगर हम चूड़ियां पहन करके बैठ जाएं, 70 लोग, 40 लोग, 28 लोग जो भी मरे हैं वहां पर, उनमें एक भी मर्द ऐसा होता जो लड़ जाता। मरना तो था ही। मुझे तो हैरानी होती है, सब बैठ गए, सबने गोलियां खा ली, सब मर गए। मर्द की जरूरत है, योद्धा की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अनुपम जी से कहूंगा, अनुपम जी अपने विचार दीजिए। एक और छोटा सा उदाहरण दे दूं उसमें, मर्द जी को लेके। मेरा एक हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन में कल रात को क्या हुआ, ये जो बीच में से हमारे जो 28 सारे हमारे लोग शहीद हुए, उनके जी कुछ एक बीच में से उनकी जो डेड बॉडी, पार्थिव शरीर थे उनकी कोई वीडियो सी आई थी, तो मैंने उठा के अपने मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ग्रुप में डाल दिया। तो जी वहाँ मुझे पता था इनको तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ भी सेकुलरवादी बहुत सारे हैं, बहुत बेवकूफ, वहाँ पे भी कमी नहीं। पर मैं जानता था, मैं रेडी, आई एम रेडी टू फेस द रिएक्शन, द रिएक्शन व्हिच विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द डिफरेंट ऑफिसर्स, है ना जी। हुआ, एक लेडी डॉक्टर बोली जी देखिए ये ऐसी पोस्ट ना भेजें। मैंने कहा आपको जिन लोगों ने शहादत दी है, जिन लोगों को वो क्या आपको लगा कि पहलगाम में वो मरने जा रहे थे? वो तो एक मतलब एक अपनी जिंदगी के एक अच्छे क्षणों को आनंदित होने के लिए वहां जा रहे थे। अगर उसको बिल्कुल घेर के, है ना, अनअवेयर जी ऑफ, दे हैव बीन कॉट अनअवेयर्स, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। मैं क्या, वो आज वो मर गए हैं, कल को आप भी तो हो सकते हैं। और आज बिल्कुल आज हम आप आपको उनकी जो चीजें, उनके पार्थिव शरीर को देख के आपको तकलीफ हो रही है, तो कल आप भी तो हो सकते हैं। फिर आप बोलेंगे ये देखिए हमारे इर्द गिर्द के लोग कितने इनसेंसिटिव हैं, इनसेंसिबल है, हमारी दर्द को महसूस नहीं कर रहे हैं लोग। तो मैं क्या, जब आप नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। ये तो एक्सचेंज है, गिव एंड टेक है। हमें इस बात को महसूस करना चाहिए, हिंदुत्व को जागृत होना चाहिए। नहीं जागेंगे, द अर्लियर इट इज डन द बेटर इट इज। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम इस बात को समझना चाहिए और अपने इर्द गिर्द को फैलाना चाहिए। जबकि इस ग्रुप में और भी वो अदर कम्युनिटी के लोग भी हैं। मैं आई डोंट केयर यार, मुझे गालियां देंगे जो, मैं रेडी टू फेस ऑल द थिंग्स। मतलब कहीं ना कहीं तो फेस करना ही पड़ेगा। मैं कहा, हम जी 60+ यार, कितना जीवन बचा है यार, है ना। हमारे पैर जी, हमारे पैरों में बेड़ियां डालने वाले हमारे अपने लोग बहुत सारे हैं। ये भी बड़ी समस्या है, ये भी बड़ी चुनौती है। आपके विचार थोड़े से हम जानना चाहेंगे। अनुपम भाई प्लीज कहिए। जी बढ़िया जी, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, ये जितना एक्शन हो रहा है
ये पहलगांव का हत्या के बाद प्लस हमारा जो पॉलिसी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जुडिशियरी में भी चैलेंज है, ये सारे चीज लेके ही मैं बोल रहा हूँ कि दिस शुड नॉट बी अनदर इलेक्शन स्टंट, ऑल द एक्शंस, यू नो, सो दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज अल्टीमेटली टाइम इज द बेस्ट हीलर। आज से 2 महीना बाद जिस 28 लोगों का परिवार में लोग मरे गए, उन्हीं लोग को खाली याद में रहेगा कि आज हमारा बच्चा मर गए, हमारा पति मर गए, हम लोग सब भूल जाएंगे। टाइम इज द बेस्ट हीलर बट द सिचुएशन रिमेन सेम। ये तो होना ही था। किसी ने कमेंट किया गवर्नमेंट ऑफिस से, मैं एक न्यूज चैनल में देखा हूं मैं कि टिपिकली इन पहलगांव टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट स्टार्ट फ्लॉकिंग इन फ्रॉम जून, इसीलिए सिक्योरिटी टिपिकली डिप्लॉयड फ्रॉम द मंथ ऑफ जून फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द टूरिस्ट। एंड इस बार अप्रैल में टूरिस्ट लोग चले गए जो गवर्नमेंट को पता नहीं था। तो परिजत जी, ये सेम रिएक्शन आई हैड। सो आर यू, I mean, are you actually looking at us through the mirror? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग अगर खुद को जो सिचुएशन है, if you hide yourself from the situation, then you are not only fooling the country, 140 crore, you are also fooling yourself. अपना स्वार्थ के लिए, for your own interest, you are fooling yourself. ये सिचुएशन बदलना चाहिए। एंड इज दिस डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, वोट बैंक पॉलिटिक्स, इलेक्शन विल कीप कमिंग, स्टेट इलेक्शन बोलिए क्या सेंट्रल इलेक्शन बोलिए, बट अल्टीमेटली वी द पीपल। जैसे आपने कहा कि जिसका परिवार में होता है उसी को समझ में आता है किसका बेटी। 2 हनीमून कपल, 2 हनीमून करने के गया, 2 हस्बैंड को मौत हुई है। अभी बोलिए जस्ट मैरिड टू वुमेन, उनका जिंदगी कैसे बीतेगा अभी बताइए आप। How they will live their life with these horrible injuries, जो दोनों ने देखा कि their husbands were shot in front of their eyes in point blank. How they will be coping up with their life, rest of their life. तो हम लोग किसको एक्चुअली समझा रहा हूँ कि पाकिस्तान के बॉर्डर में फौज लगा दिया, कि कोई नदी का पानी रुका दिया, हमारा क्या होगा? And what is next? We still have crores of internal enemy. कहाँ गए वो चीफ मिनिस्टर, कहाँ गए वो हमारा हैदराबादी लीडर जो एक माइनॉरिटी के ऊपर एक छोटा सा पत्थर मारने से पार्लियामेंट में तोप मचा देता है। 28 लोगों को मारे गए, 28 लोगों को मौत हुई है, उन लोग कहाँ हैं अभी? Where are they now? जी, उनका मौत होने से इंडिया में अपोजिशन बोलिए सब लोग हलचल मचा देते हैं, अभी कहाँ है वो लोग? सो हु आर एक्चुअली आवर एनिमीज? Who are actually our enemies? You win with our vote, majority vote, and you treat us like dogs. What is the meaning of this? तो मेरे ख्याल में वो सोचने का टाइम आ गया। Majority of the population now need to think very carefully कि are we really in the right track in the electoral politics or in the democracy? जी, याद रखिए एक विचार है, कहा जाता है या तो आप लीडर बनिए या फॉलोवर बनिए। बहुत सही विचार है, लेकिन इसको हम इस तरफ एक जंग के मैदान में लेके आते हैं तो वहां पे लीडर और फॉलोवर नहीं है, एक सैनिक है और एक दुश्मन है। वी आर एट वॉर। अब लोगों को समझ में आए ना आए, समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा टाइम इज द बेस्ट हीलर। मैं इसको और बेटर करता हूं, टाइम इज द बेस्ट किलर। बिकॉज आज ये हालत है, आप हिंदुस्तान में अपने त्योहार नहीं मना सकते, आपके त्योहार की और धार्मिक जुलूस निकलेंगे तो उन पर हमला होगा। 20 साल बाद क्या होगा? टाइम विल बी द बिगेस्ट किलर। इसलिए आज वो टाइम है कि हम बात करें और कंस्ट्रक्टिव बात करें, हम एक योजना बनाएं,
जिसको सरकार की सहमति भी प्राप्त हो, हम खुल के ना सबके साथ शेयर करें, कम से कम अपने लोगों के साथ शेयर करें, ये बताएं कि मरने के लिए तैयार हो, लेकिन मार के मरने के लिए। हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन जो हम पे हमला करेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ततैया का झुंड जब आता है तो बाद में सेना, पुलिस, आर्मी, आपके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सब बाद में आएगा। आपका काम पहले हो जाएगा, क्योंकि आप गाय हो, जंगल की गाय। आपके पास में दो छोटी छोटी सींग है, चारों तरफ लकड़बग्घों का फौज है, चारों तरफ जंगली भेड़ियों की फौज है। जो कहा था ना, सोशल एनिमल वाली बात सही कही थी, इन्हीं लोगों के लिए कही थी। इसलिए आज ऐसी हालत में गाय को अपनी सींग पैना करना होगा, और गाय बनकर नहीं जीना होगा। गाय बन के जिएंगे तो मर जाएंगे। अगर जीना है, अपने बच्चों को जीना सिखाना है, तो लड़ना सिखाना होगा। हम नहीं कह रहे, बार बार क्लियर मैसेज, नो हमला, हम हमला नहीं करेंगे। कोई हमला करेगा, ततैया का झुंड काट दिया जाएगा। क्या हम उसके लिए तैयार है? क्या हमने अपने बच्चों को बताया यू आर एट वॉर? क्या हमने उनको बताया कि कैसे अपने को बचाना है? क्या हमने उनको बताया कि किस तरह से अपने आप को योद्धा बनाना है? कैसे हम उनके मन के भीतर हमने एक योद्धा को, मर्द को जगाना है? क्या हमने इस पर सोचा है? क्योंकि हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारे बच्चे इसी देश में रहेंगे, अगर विदेश में नहीं गए। विदेशों में भी समस्या कुल मिलाकर यही है। तो हम क्यों ना मार करके मरने के लिए तैयार हैं? अगर हम सिर्फ मरने के लिए बने हैं, भारत में पैदा हुए हैं, यह दुर्भाग्य है अगर, तो फिर हम योद्धा बनकर जिएंगे। क्योंकि याद रखिए, चाहे वो महाराणा सांगा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे वो हमारे महाराणा प्रताप हो, चाहे संभाजी हो, सबको गद्दारों ने मारा है। तो ऐसे गद्दारों को भी ढूंढना होगा, ये भी हमारी एक योजना का हिस्सा है। वी विल नॉट किल देम, पर कम से कम उनको एक्सपोज करें कि सावधान रहो, दिस इज द अनदर वन हु इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड। बट रीजन इज दैट कि वो कन्वर्टेड नहीं है, हमको अपना लगता है वो हमारा अपना नहीं है। सेक्युलर का क्लियर मीनिंग है, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। एंटी हिंदू इज सेक्युलर। मुस्लिम्स में सेक्युलर जैसा कोई वर्ड नहीं होता। दे लाफ एट यू व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म। वो समझ गए क्या बात है, हमारा काम आसान करने के लिए तुम्हारे लोग ये आ रहे हैं। मूर्ख मत बनो, इसीलिए हमने कहा हिंदू को जगाना पड़ेगा, हर कोने में, हर जगह, हर हिंदू को जगाना पड़ेगा, और उसको बताना पड़ेगा कि भाई सिर्फ तू अपने को बचा सकता है, तू तैयार है, बाकी कोई तेरे को बचाने। कल के महाराज का भी अवतार बहुत बाद में होने वाला है, कल के महाराज के भरोसे भी मत बैठो। इसलिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें योजना बनानी होगी, कंस्ट्रक्टिव और सॉलिड योजना, और उसको कानून के साथ, देश की सरकार के साथ मिला जुला के चलाने की कोशिश करनी होगी। हम लोग तो 20-25-50 साल बाद चले जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे, कम से कम हमको ये सुरक्षा की चिंता नहीं रहेगी। निखिल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, प्लीज? नहीं, आपने ठीक बोला। मैं तो इनको बार-बार बोलता हूँ कि देखिए, जब भी युद्ध होगा तो पहली लड़ाई आपको घर से लड़नी पड़ेगी। आप जी हमारे इर्द-गिर्द मोहल्ले वाले, जो इर्द-गिर्द गाँव वाले हैं सारे, उनके साथ टाई अप्स करने पड़ेंगे। मैं इससे पहले भी मैंने आपको बोला कि हमें जो लॉर्ड मैकाले का एक्सपेरिमेंट था कि अपने गुरुकुल हैं, जहाँ हमारे शिक्षा संस्थान है, जो संस्कार देने वाले हैं, उनको नष्ट किया गया। अब हमें पता ही नहीं। आपने केरला फाइल देखी या फिर इस तरीके कश्मीर फाइल देखी? केरला में मैं देख रहा था, 3 लड़कियां, एक क्रिश्चियन है, उनको क्रिश्चियन लड़की को सब कुछ पता है, मुस्लिम को सारा पता है, हिंदू लड़की को कुछ नहीं पता अपने धर्म के बारे में, क्योंकि उनको ये पता है कि हम पैसा कमाने आए हैं, मौज मस्ती करने आए हैं, इससे पहले कुछ नहीं है। और उनका बेस जो रूट्स हैं, उनको पता ही नहीं हमारी रूट्स कहाँ पे हैं। और उसके लिए वो लोग किसी, ना तो उनके माँ बाप ने उनको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली या स्पिरिचुअली या किसी तरीके से उनको एजुकेशनली किसी भी तरीके से उनको तैयार नहीं किया है कि ये चीजें, जिस वातावरण में आप रह रहे हो वहाँ राक्षस हैं। राक्षसों को टैकल करने का तरीका अलग है। या ह्यूमन राइट्स वाले, वो जो है ना, वो होते ही ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। राक्षसों के लिए, दुष्टों बदमाशों के लिए ये रूल्स नहीं होते, उनके लिए उसी तरीके से टिट फॉर टैट वाले रूल चाहिए, है ना। तो वो जब तक हमें उस स्ट्रेटेजी को जब तक हम सीखे नहीं, आपने बहुत ठीक बोला। हमारे देवी देवताओं को देखिए सारे, चाहे चाहे ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सरस्वती, लक्ष्मी, है ना, देवियां कोई भी है, सबके हाथ में अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। सिंपल हम लोग ऐसे नपुंसक हिजड़े, मैं आज सवेरे यूज कर रहा था इस शब्द को, तो हमारे तथाकथित जो हिंदू सेकुलर थे उनको बहुत तकलीफ हुई, बड़े जोर जोर से चीखे। और मेरे को एक ग्रुप में भी तो बोला आपको निकाल देंगे। मैं कहा निकाल दो, मैं तो पहले ही दहलीज पे खड़ा हूँ। और मैं जो कह के जाना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ
कि आप नपुंसक नहीं, जड़े भी हो, नमर्द भी हो, क्योंकि तुम फाइट नहीं करना चाहते। तुम ये चाहते हैं कि मेरा फाइट जो है मेरा पड़ोसी करे मेरी फाइट को। मैं कह ये बात नहीं चलेगी, फाइट आपको हमको सबको मिलकर करनी पड़ेगी। नहीं तो दोज हु आर फाइटर्स, अगर हम फाइट नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर कमजोर है, तो हम दूसरों के हाथ पैर जो कर रहे हैं उनको सहयोग करें। ये बहुत जरूरी है। ये कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटेड वे से कंसल्टेड एफर्ट्स, अपने सहयोग के साथ में सहभागिता हमारी बहुत जरूरी है। आप जी अकेले नहीं हो पाएगा सारा कुछ, क्योंकि इतना ये 75 साल में इतना ये जो इतना जो दुष्ट पौधा जो बरगद की तरफ फैल गया है ना, तो इसकी शाखाएं काटते 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 बहुत वक्त लगेगा, और बहुत हमारे अपने लोग भी इसमें बलिदान होंगे। ये एक सरल कार्य नहीं है, मगर मुश्किल कार्य नहीं, असंभव कार्य भी नहीं है। अगर ये फैला है तो इसको काटा जा सकता है। काटा तब जा सकता है जब हम मानसिक रूप से तैयार होंगे और हम फैसला कर लें कि हमें इसको ध्वस्त करना है। और ये फीलिंग सब में होनी चाहिए। और मैं त्रिपाठी साहब, मैं देखता हूँ, मैं बड़ा मन में अपनी कॉलोनी के दाएं बाएं को देख के एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ये कैसे लोग हैं यार। मैं मेरे ख्याल बड़े स्लैंग शब्द भी यूज करता हूँ, बाद में पीड़ा मुझे भी होती है कि यार देखो, बोलेंगे यार पढ़ा लिखा इंसान है, मर्यादित जी इंसान जी है, इन लोगों ने सारी जिंदगी सीखा है यही यही शब्द यूज करने के लिए ये लोग पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा यार मैं मानता हूं कि मैं ये शब्द जो है उनका सदुपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा हूं, पर मेरी मंशा ये है कि दुरुपयोग भी आपको हिट हो। एक दो तीन देवियां बोली कि डॉक्टर साहब आप बड़े बड़े सख्त शब्द यूज कर देते हैं, और ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए जो महिलाओं के। मैं क्या मेरी बहनें हैं, देवियां हैं, आप बड़ी हैं हमारी, तो मैं क्या करूं आप लोग, जब मैं आपको बड़ा निस्सहाय अबल सा देखता हूं और आप जवाब ही नहीं देते हैं, और हर बात पे जो समस्याएं आ रही है उसके पीछे एक एस्केपिस्ट एटीट्यूड आपका होता है कि आप उठ के चली जाती है। आपको क्या लगता है यार हम खाम खा बैठे हुए भौंक रहे हैं यहाँ पे। मैं क्या, आप इन समस्याओं से बचने की कोशिश मत कीजिए। ये समस्या मुंह फाड़े हुए आपके साथ आ रही है, आपके सामने, आपको निकल जाएगी, रगड़ जाएगी, और उसके साथ वो एक शुरू होगी, फिर इर्द गिर्द सभी को लपेट देगी जाके। मगर उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, हम मर्द बने। मैं कहा मर्द का मेरा बेहद मतलब है, मर्द वो नहीं है। मैं कहा सुअर भी 20-30-40 साल से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वो बड़ा भारी मर्द नहीं है। मर्द का मेरा मतलब जो क्षमतावान है, जो इसमें दम है, जिसमें कुछ लड़ने की ऐसी हिम्मत है, जो समाज को जो दे सकता है। अपने बीबी बच्चों की जान ना बचा सके वो नामर्द है, जो बचा सके वो मर्द है। क्लियर फंडा है, बहुत क्लियर। आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं हम। वो लोग पता नहीं कैसे जो आपकी पीड़ा नहीं समझे, आप जब इन शब्दों का दुरुपयोग करते हैं आपको स्वयं कष्ट होता है। तब फिर भी आप, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल सही है, नपुंसक हिजड़े जो आपने कहा ये बिल्कुल वही लोग हैं। तुक की बात है कि हमारे अपने लोग हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए वो हमारे अपने नहीं है। एक मानसिक बात कहो, आपने मानसिकता की बात कही, बिल्कुल सही बात है। इंसान से लड़ना आसान है, मानसिकता से लड़ना आसान नहीं। मानसिकता खत्म नहीं की जा सकती, ये सोच है, इस सोच को आप खत्म नहीं कर सकते। 1 2 10 20 50 आतंकवादी मार देंगे, फिर से ये रक्त बीज फिर से पैदा हो जाएंगे। ये वो असुर है, और आज मां काली जन्म नहीं लेगी, इसलिए हम सबके भीतर हमें मां काली को जन्म देना है। एक मानवविज्ञान की बात कर रहा हूं, मानसिकता से साथ जुड़ा हुआ मनोविज्ञान यह है कि आज के युग में हमारे अपने हिंदू भाई सोचते हैं कि हम प्रगतिशील हैं। अगर हम हिंदू विरोध की बात करते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो जाते हैं। वो उनको अपने अस्तित्व पर होने वाला संकट दिख नहीं रहा है, बड़े स्वार्थी उनको लगता हम है, लेकिन वो सच्चे स्वार्थी नहीं है। सच्चे स्वार्थी होते तो अपने बच्चों की चिंता करते, जिनको इसी दुनिया में उनके मर जाने के बाद जीना है। इसलिए बताइए अनुपम जी, इस प्रकार की मनोविज्ञान को, इस प्रकार की सोच को हिंदू के कैसे खत्म करें? हम प्रगतिशील है, हिंदू विरोधी होकर के हम महापुरुष बन जाते हैं। ये किस तरह की तुच्छ, घटिया, संकीर्ण सोच है? मैं आपको एक वर्ड का कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग सोचते नहीं, ये इन लोग सोचते हैं, ये लोग सोच नहीं रहे। मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये लोग सेकुलर मेंटेलिटी के जितने सारे लोग हैं, सो कॉल्ड हाई एंड सोसाइटी, आप उन लोग का घर पे जाके छाना मार के देखिए, किसी का भी नेक्स्ट जनरेशन बच्चे लोग इंडिया में नहीं है, किसी का भी। ओह यस, बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच बोला आपने, बहुत बड़ा सच बोला। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस। आप कहीं पे भी जाइए, अपने बच्चे को विलायत भेज दिया, दैट मे बी यूरोप, दैट मे बी यूएस, दैट मे बी एनी अदर कंट्री, करके यहाँ पे झंडाबाजी कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर जब तक प्रोफेशन में था,
जो प्रोफेशन में है, जब तक काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तब तक आप देखिए चुपचाप बैठा है, नो सेकुलर वर्ड, नो कम्युनिज्म, नो नाराबाजी, नथिंग। रिटायर हुआ 58 और 60 में, जी घर पहुंचा, सेकुलर का मोर्चा बना लिया, डेमोक्रेसी का मोर्चा बना लिया, ऐसा हो गया पीआईएल का मोर्चा बना लिया। जी This is also another character you will find, that people will become a very aggressive, what I should say, revolutionary after retirement, after the profession is over, and this is also a trend. And they typically talk about democracy, they typically talk about secularism, they typically talk about communism. थैंक यू सो दूसरा मच। चीज मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, और यदि आप लोग जो बोल रहे हैं कि हर घर में एक सेनानी माँ काली पैदा करना होगा, माँ काली के जैसा शस्त्र देना होगा, शस्त्र जी, और जी। शस्त्र दोनों ही देना होगा। जी आप बिल्कुल आज के दिन में भारत का सनातनी का अगर आप आज के दिन में फैमिली स्ट्रक्चर देखेंगे, सबके घर में एक, रेयरली देयर आर 2 चिल्ड्रन, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। एंड जी नो पेरेंट विल बेट कि माय चाइल्ड बिकम माय भगत सिंह। vis-a-vis the other side of the story is 4 बच्चा, 6 बच्चा, 8 बच्चा, 3 बीबी, 4 बीबी, 2 बीबी, परवाह नहीं है कहाँ से खाना आ रहा है, कहाँ से परवरिश हो रहा है, कहाँ बच्चे लोग रहते हैं, कहाँ सो रहा है, क्या पहन रहा है, कुछ परवाह नहीं है, जी सब जी ऊपर जी वाले का बिल्कुल दया से चल जाए। So बिल्कुल this family structure, and I would say rather this shelfish structure of the society, I repeat, shelfish structure of the society is gradually taking us to destruction and extinction. एक्सटिंक्शन, बहुत सही वर्ड बोला, एक्सटिंक्शन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी आप जी जो बोल रहे हैं हमारा देश का इतिहास में जी जितने सारे राजा महाराजा लोग जी इन्वेडर के हाथ मारे गए थे, जी इन्वेडर के हाथ मारे गए थे, इन्वेडर लोग आए थे 1000 सेना लेके, ज्यादा से ज्यादा, अफगानिस्तान बोलिए या ईरान से बोलिए या वेस्ट एशिया से बोलिए, 1000 सेना लेके आए थे। हमारा यहाँ लाखों लोग क्या कर रहा था, दरवाजा बंद करके देख रहा था जब राणा प्रताप सिंह को अरेस्ट करके ले जाएगा। हम लोग एक्चुअली वी आर ऑल हैबिचुएटेड टू टेक केयर ऑफ आवर बिजनेस एंड फैमिली। Our last priority is our country, our last priority is our mother. बिल्कुल Our बिल्कुल। last priority. जी 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 पहले जी बच्चे को संभालो, पहले जैसे कि हवाई जहाज में कहा जाता है ना कि पहले अपना मास्क पहनो फिर दूसरे को मदद करो। हाँ This is actually a सनातनी फिलोसफी। जी जी पहले खुद को संभालो, खुद का फैमिली संभालो, खुद का बैंक बैलेंस, सोना गहना, जमीन जायदाद देख लो, उसके बाद मुजब देखो, उसके बाद डंडा लेके निकलो। पहले अपने आप को, मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं ये चीज बहुत सारे डॉक्टर साहब को शायद याद रहेगा, मैं बहुत सारे फोरम में ये सवाल पूछा। अलेक्जेंडर आज से बहुत दिन पहले, करीब आज से 3200 साल पहले, जब पहला हमारा देश में जब इन्वेड किया था, when he invaded our country first, उनको दूध कौन बेचा था, उनको सेनानी को, उनको मीट कौन खिलाया था? वो तो वेजिटेरियन नहीं था, वो तो ग्रीस से आया था। Who sold milk? Who sold milk? Who sold meat? Who gave them roti and rice? जी 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 We the Hindus. उस जमाने में तो कोई क्रिश्चियनिटी भी नहीं था इंडिया में, उस जमाने में कोई मुस्लिम भी नहीं था। We were all Hindus and Buddhists. तो उस जमाने में who fed those Greek soldiers? So some people have done business and some people died. Puru was arrested. Maharaj Puru was arrested. But someone like me or you have sold meat, milk, and grains to those soldiers, to Alexander, so that they can live fit. So this is the philosophy of our country, and time has come. Time has come to change or perish. It is a matter of survival. Otherwise, you gradually get ready for extinction. जी 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 मुझे जी आपकी बात से पता चल गया, आज जो हालत है पहले भी यही हालत थी। आज की हालत में हम सीधे कह नहीं पाते कि ये हमारी अपनी करनी है जिसका परिणाम भुगत रहे, क्योंकि हमको लगता है कि नहीं और भी बहुत सारे रीजंस है, फैक्टर्स है, लेकिन कुल मिलाकर के वी हिंदूज आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। इनसे आज
जो समस्या विकराल रूप धारण करके खड़ी हुई है, हमारे अपने देश में हमारा धर्म संकट में, हमारे अपने देश में हमारा हिंदू अस्तित्व संकट में है, हमारे अपने देश में हमारे देश का भविष्य संकट में है। समस्या 3 तरह की है। हम अपने बच्चों को जगा नहीं पा रहे, सिखा नहीं पा रहे, सोए हुए हिंदुओं को जगा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे, सेकुलर्स को अपनी तरफ नहीं मोड़ पा रहे, उनसे लड़ नहीं पा रहे, और जो सामने दुश्मन हमारे चारों तरफ फैल करके जंगली जानवर के रूप में बहुत बड़े स्तर पर बैठा हुआ है, उसे लड़ने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तैयारी ही नहीं है। तो कितने फ्रंट्स पर हम एक इंडिविजुअल हिंदू लड़ रहा है, ये भी सोचने की बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग मिलकर कुछ करेंगे, कितने लोग हमारे साथ आ पाएंगे? क्या कोई ऐसी योजना हम बना पाएंगे कि उनमें आग लग जाए, वो खड़े हो जाए, हाँ हम तैयार हैं? ऐसा विचार, आप, मुझे बड़ी खुशी है, कम से कम आप, हमारे निखिल भैया, मैं, हम लोगों के अंदर वो आग बची, हमको भविष्य दिख रहा है, हम चिंतित हैं, हम लोग परेशान हैं। लेकिन बाकी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं? हिंदुस्तान में हमारे अपने भाई लोग ही हमको सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आप हिले हुए हो, थोड़ा सा आप ज्यादा ड्रीम लैंड में रह रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो। ऐसे नहीं चलता है सोसाइटी में, सब ठीक है, हर चीज का प्रॉब्लम का सलूशन नेचर कर देती है, नेचर कर देगी कुछ ना कुछ। यू डोंट वरी, सरकार है ना, मोदी है, योगी भी है, चिंता मत करो, आर्मी है, संघ भी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। ना ना ना, जिस घर को किसी ततैया के झुंड ने आके उजाड़ डाला है, जिनकी बहू बेटियों के साथ दरिंदगी हुई है, उस घर के लोगों से जाकर एक बार बात कर लो। तो फिर वो शेर मुझे याद आता है कि चिंगारियां अब कहां राख में देख, चिंगारियां अब कहां राख में देख, अरे जिसका घर जला उसकी आंख में देख। चिंगारियां आज वहां पे बची हैं, और वो हैरान स्तब्ध बैठे हुए हैं, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि किसको बोले, कौन साथ में आएगा, और अब क्या करें। वो लोग जड़वत हो गए हैं, जड़वत हिंदी का शब्द है, वो पत्थर बन गए हैं, उनके आंसू सूख गए। मैं एक 2 4 10 भी नोआ खाली, संदेश खाली, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कह रहा हूं। हमारे आसपास ही ये सारे देश है, ये सारी स्थितियां, नोआ खाली कभी भी हो सकता है, कभी भी रजाकार आकर के हम लोगों का मैसेकर, जेनोसाइड कर सकते हैं। 96 लाख यहूदी मिलकर के अपना देश बना करके साथ साथ दुश्मन मुल्कों से लोहा ले पा रहे हैं, और हमने साथ साथ दुश्मनी नहीं, 70 दुश्मनों को, 70 देशों के दुश्मनों को अपने देश में जगह दे करके आज हम खुद असुरक्षित हो गए। ये लोग कहते हैं मजहब खतरे में है, आज हमको कहना पड़ रहा है हमारा धर्म खतरे में है, हम खतरे में है। इसलिए आज हम लोग एक राउंड और बात करेंगे, उसके बाद अगले राउंड मिलने तक आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि प्लीज, हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर है, ये दिमाग हमारा, कोई ना कोई योजना ऐसी हम निकाल सकते हैं जो इतनी फूल प्रूफ हो, जो हमारे बच्चों का भविष्य संकट से बचा सके, और आगे कई पीढ़ियों तक उसको फॉलो करें, तो हिंदू अस्तित्व बचा रहे। जी बोलिए प्लीज, कुछ कह आपको मैं रहे 2 सवाल पूछूंगा, ये फोरम डिस्कशन खत्म करने के पहले अंत में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जो डिस्कशन का टॉपिक बनेगा। एक सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, डेमोक्रेटिकली वी हैव डन what we are supposed to do. We have elected a government in last consecutive 3 elections, जिसके ऊपर हमारा काफी उम्मीद था। इसका जवाब है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन और ए राम मंदिर और ट्रिपल तलाक और जो ही बोलिए जो रूल पास हुआ, could those things prevent this Pahalgaon kind of incidents? Answer is no. And all these things are happening in last 11 years when we have elected the government which we wished to come to power. दूसरा सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, सोचिए पहलगांव का घटना उल्टा हो रहा है, पहलगांव में हुआ उल्टा हुआ। आपको जो बोल रहा हूँ मैं, हिंदू लोग कायर है, उसका मैं एक घटना बोल रहा हूँ, उसका ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। इमेजिन उल्टा हुआ। आप बोलिए अगर ये 3 मिलिटेंट अगर हिंदू होते और दूसरी तरफ कोई दूसरा विधर्मी होता, जी वो 3 बच के निकल सकता? कैन दोस 3 हिंदू मिलिटेंट्स एस्केप? नहीं, बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। जी जी, यही बात तो निखिल भाई ने कही, जो मर्द वाली बात है ना, बहुत सादे शब्दों में बड़ी गहरी बात कही। एक गोली का आवाज निकला, सारे लोग पूछ उठा के भागा।
दैट्स ये ऑल। है, ये चरित्र है हमारा। हम राम जी के, महावीर राम अर्जुन और वरासांगा पृथ्वीराज आला उदल संभाजी शिवाजी के वंशज हैं हम। शर्म की बात है, कोई मर्द नहीं है, शर्म की बात है। इसलिए कोई ऐसी योजना बनानी होगी कि हम अपने बच्चों को लोहा बना सके, अपने बच्चों को एक जिंदा हथियार बना सके। मेरी बात को निगेटिव तरीके से मत लीजिए, ऐसा हथियार जो अपने परिवार की रक्षा कर सके। वो हथियार सबसे ज्यादा सक्षम है जो अपने परिवार को बचा सके, उससे बड़ा हथियार हो ही नहीं सकता। आज वो हथियार दिखता नहीं है। हम और आप बात कर रहे हैं, अचानक हमारे घर पर ततैया का झुंड हमला कर दे, हमारे घर पे हथियार के नाम पे कुछ निकलेगा नहीं। कम से कम हमारे देवी देवताओं ने जो जो हथियार लिए हैं वो तो हम ले सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। पूजा के ये शस्त्र है हमारे, भाई हमें लेने तो, हमें इसकी अनुमति होनी चाहिए। कोई हमारी तरफ से जाके कानून बनवाए इसका। सिखों के लिए कानून बन सकता है, हमारे लिए भी बन सकता है, क्योंकि ये आवश्यकता है। कितने लोग राइफल का लाइसेंस लेंगे, कितने लोग कुल्हाड़ियां, गेती, फावड़े खरीद के लाएंगे अपने घर में रखने के लिए, बहाने से भी खोदने का जरूर। ये सब चाहिए, डंडे से भी काम नहीं चलेगा। हमारे घरों में तो डंडी भी नहीं निकलती है। तो ये बताइए, क्या हम जीते जी मरे हुए हैं, या हम जीते जी सो रहे हैं, या हमें इंतजार है कि आओ प्रभु मार के जाओ, कोई रोकेगा नहीं। तो ये वाली सोच किस तरह की कापुरुष सोच है, जो उन्होंने कहा ना कि हिजड़े और नपुंसक होने की पहचान है ये। निखिल भाई कुछ कहेंगे आप? तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने बहुत कुछ कह दिया अपने, जी और जी जी अनुपम अनुपम दादा ने भी काफी बोल दिया है। और मैं समझता जी था वो जब वो बात को कवर कर रहे थे तो मैं भी सोच रहा था कि देखिए हमारी जो डेमोग्राफिक किस तरीके से चेंज हो रही है, कि हम घटते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपनी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करते हैं कि कम से कम बच्चे होंगे, कम से कम जिम्मेदारियां होगी वो, और उसके कारण अब हमारे, मैं कई बार सोचता हूँ मेरी एक बेटी बेटा है ना जी, तो वो जो एक बेटी बेटा है वो बड़े कीमती होते हैं। वहां उनके 10 हैं, एक दो कहीं कहीं चले भी गए, मर भी गए, तो बाकी 7-8 का बैकअप कर रहे हैं। यहाँ बैकअप कोई है ही नहीं है ना। और वो लोग इतने पाले पोसे बड़े दुलारे से हैं कि वो लड़ने की क्षमता ही नहीं रखते हैं। उनको तो कोई जोर से बोल दे तो वैसे ही घबरा जाते हैं बेचारे, क्या हो गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हमें, मैं कई बार, मेरी वाइफ भी बोलती है यार इनको ऐसा मत करो, ऐसी जगह पे मत लगाओ, ऐसी फिल्में भी मत देखो, डर जाएंगे। मैं कह यार ये डर जाएंगे तो कल कोई वास्तविक स्थिति से जब कभी इनको जीवन में मिलेगी ऐसी संघर्ष, कठिन या जटिल या कोई संघर्ष में स्थितियां परिस्थितियां मिलेंगी, तो फिर क्या होगा? उस समय तो हम नहीं होंगे साथ में ना, वो तो उनको खुद ही फाइट करना पड़ेगा। तो इसी समय से इनको वो लड़ने की क्षमता इनमें नहीं है तो डेवलप होनी चाहिए, धीमे धीमे आगे बढ़नी चाहिए, जरूरी है। कई बार मैं देखता हूँ, अच्छा आपने वो, मैंने कहा यार राइफल ले लेते हैं, तो मैंने बड़ी बार कोशिश करी, नहीं यार कभी आप गुस्सैल आदमी हो, कभी कहीं कभी गुस्से में हमें ना ठोक दें, पता नहीं। मैं कहता तुम्हारी नहीं को पता नहीं यार, आपका क्या पता है, आप बाद वाला तो बाद में आएगा, पहले घर वाले नजदीक आएगा, इसी को पार कर दो। तो मैं जी बड़ी जी बार सोच के फिर कई बार सोचता, मैंने तलवार रखी है वैसे जी जो है ना जी, और भी लाने का मैं राइफल के लिए कोशिश, मेरा एडीएम वगैरह यहाँ पे मित्र थे यहाँ पे गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बोला भी था लाइसेंस आपको दे देंगे। तो यहाँ पूछताछ ज्यादा करते हैं हिमाचल में, किस लिए चाहिए, पुलिस है। मैं कह अरे पुलिस है, ये तो इनको तो खुद ही सुरक्षा चाहिए होती है, इन्होंने क्या पुलिसिंग करनी है हमारी, है ना। जब मैं जरूरत पड़ेगी तो उस वक्त तो ये तो पहले भागने में नंबर 1 होते हैं, लापता होते दिखते ही नहीं है। तो ये आपको अपमानित करेंगे कि भाई हम हैं, जी 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 फील्ड में यू आर द फर्स्ट टू फाइट, है ना जी। फील्ड को आपने पहले बार आपको पकड़ना पड़ेगा, और जब आपने धरातल में आपको खुद को पकड़ा होगा तो आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी कॉलोनी में बोलता हूँ, बड़ी बार बोलता हूँ, मैं इनका प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं यार आपकी सिक्योरिटी क्या है, आप बताइए, हमें सिक्योरिटी वाले मेजर चाहिए। तो फिर एक एक करके सारे भागने शुरू होते हैं जब इस विषय पे कोई आ जाती है ना सुरक्षा वाली। अच्छा हम चलते हैं, मेरे को वहां जाना है, मुझे वहां छोड़ना है, ये करना वो करना। मैं क्या लगे भागने अब, दे हैव स्टार्टेड फ्लीइंग फ्रॉम द सीन। मैं क्या देखो, जब मैं क्या ऐसा है कि कॉलोनी में कुछ एक दो बंदों की ड्यूटी लगा के रखो कि रात को कभी की जरूरत पड़े तो वो खड़ा हो, दूसरों को बोले, फोन तो कर सकता है या मोबाइल तो उसके पास है, कुछ बोल तो सकता है। नहीं वो लड़ना चाहता ना लड़े, कुछ ना कुछ तो करे ना, ऐसे थोड़ी कि मैंने करना ही कुछ नहीं है। Sir, these are reality everywhere, not only in your place. These are reality everywhere. और बिल्कुल। मैं सर मैं बड़ा बेइज्जत करता हूँ, कई बार मुझे खुद बड़ी शर्म आती है कि मैं क्या शब्द यूज करता हूँ इनके लिए। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं यार मेरी एजुकेशन ये मुझे अलाउ करती है कि मैं जो शब्द यूज कर जाता हूँ इनके लिए, और ये सही यूज करते हैं आप, बिल्कुल सही लड़ने यूज लग करते जाते हैं, हैं। बिल्कुल सही यूज करते हैं आप। जी बिल्कुल नहीं सही। वो लड़ने लग जाते हैं, पीला क्या है पढ़े ये लिखे प्योर। हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्या है ये शब्द, क्या शब्दावली, ये पढ़े लिखे, ये आपने पढ़ा लिखा है इतने समय से। मैं कह यार आप उस अब सभ्य सिविलाइज्ड डिग्निफाइड लैंग्वेज में आपको समझ ही नहीं आ रहा।
आप उस सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, मुझे मजबूरी में शब्द यूज करने पड़ रहे हैं। मैं मेरे दादा से भी पूछ रहा था, मैं क्या यार अगर हम पैनल डिस्कशन करेंगे, मैं तो बहुत फालतू बोल जाता हूँ, बीच में से मेरे शब्द जब शुरू होते तो फ्री फ्लो। आज मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ अपने आप को, तो मैं क्या ऐसा ना रिकॉर्डेड हो और बाद में मेरे को कोर्ट में थाने के नोटिस आ रहे हो कि आगे गुंडा कौन है। जी 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 ऑनलाइन ही तो मल्टी फ्री स्टाइल बोली जा रहा, तो मैं क्या दादा जरा देख लेना उसकी एडिटिंग बहुत कर लेना। नहीं नहीं, ये एडिटिंग हो जाएगी बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें आप लोगों ने कही। एक तो ये आपने कही कि 2 बच्चे नहीं है, अब जितने ज़्यादा बच्चे हो सके। मेरा एक प्रोग्राम रेडियो हिंदुस्तान पर काल चिंतन नाम का मैं करता था कुछ समय पहले, उसमें मैंने यही कहा था कि हिंदुओं को अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी, अगर बचना है तो वही बात आपने कह दी। 2 बच्चे कईयों के 1 है और कईयों के 1 भी नहीं है। बताइए क्या हालत हो रही है। मैं इंग्लैंड में रहा तो मैंने वहाँ पे देखा शादी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल डाइवोर्स बहुत होता है, बच्चे उनके हो नहीं रहे, तो वहाँ पूरा इंग्लैंड आज मुल्ला इंग्लैंड बन गया है, वो मुल्ला लंदन बन गया है वो पूरा। तो ये बिल्कुल। होना है पर जी हाँ, जी जी, ग्रोथ जी, रेट जो है बिल्कुल नेगेटिव में चला गया है ना। जी, उनका तो मतलब अपनी पॉपुलेशन ही डाउन हो रही है सारी, और ये मुल्ला जी, जी, मौलवी जी। फैल रहे हैं। डेमोग्राफी और वहीं पे चेंज हो रही है, वो हर जगह पे यही हो रही है। पूरे यूरोप को देख लीजिए, जर्मन को देख लो, फ्रांस को देख लो, इटली को देख लो, स्पेन को देख लो, सभी जगह कोई भी किसी भी कंट्री। नीदरलैंड ने तो बहुत सारे स्टेप्स लेने शुरू किए, जर्मनी को भी होश आया कि यार ये तो हमें को उठा के फेंक देंगे। इंग्लैंड में तो आप बोलते ही नहीं है लोग, जो एक्चुअल जो इंग्लिश लोग हैं वो तो डर के एक तरफ खड़े हो गए हैं। अब तो मुल्ला मौलवी उनको बोलने ही नहीं देते। तो ये स्थिति, वो हमारे साथ भी 20% है, तो वो ठीक है, 10-20-30 साल में ये देख लो, जब 30-35-40% हो जाएंगे तो फिर हम लोग ये, फिर समझ लेना इनकी मेजोरिटी। मैं क्या अभी मेजोरिटी अभी आप में दम नहीं है, तो जब ये 30-35-40% क्रॉस करेंगे तो समझ लेना आप खत्म है। मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, जगह जगह देख लीजिए। अभी वो रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे हैं और हमें डर डुबक के हर जगह छोड़ छोड़ के पलायन। मैं कहाँ, आप भारत को छोड़ के कहाँ जाएंगे? कौन सी कंट्री ऐसी है जो आपको स्वीकार करेगी? उनकी तो 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज है, वो तो उनको कहीं ना कोई आश्रय दे देगी। आपको कौन देगी? आपको तो नजदीक को हिंद महासागर या दूसरा सागर है, उसमें भी आप डूबेंगे नहीं। तो आप देख लें कि आप किस तरीके से अपने आप को, बहुत ज्यादा त्रिपाठी जी, हम लोग बहुत ज्यादा अपमानित करते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि इनको अपमान की भाषा समझ नहीं आती, या हम लोग उतनी क्षमतावान नहीं है कि इसके अंदर के जोड़ के इनको जगा सके, क्या कर सके। सदियों से सो रहे हैं वो, सदियों पुरानी नींद है। जगाने में टाइम लगेगा, धीरज के साथ जगाते रहना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, अगर हम 2-4 बच्चे पैदा करें तो भी हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनके बहुत सारे बीवियाँ और बहुत सारे बच्चे। हम एक बीवी से कितने बच्चे पैदा कर लेंगे? मतलब हमारी सोच वो नहीं, अल्लाह की देन है। अल्लाह के दिन अभी पकड़ी गई है, मतलब मैंने स्टोरी भी करी, गुड़िया नाम की एक महिला है, मेरठ में कहाँ रहती है, उसके 14 बच्चे हो गए। उससे पूछा रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि अल्लाह के दिन है। देखिए सोच ये है, समाज में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अच्छे परिवार अच्छा जीवन दे सके, इसकी सोच नहीं है, इसलिए हम उसे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अब हमको ये सोचना होगा कि सरकार पे किसी तरह से दबाव डाले कि भाई लागू करवा दो, बच्चों को 1 से या 2 से ज्यादा बच्चे ना हो किसी के, उसको कोई सरकारी सुविधा नहीं दी जाएगी, और भी कई तरह के दंड दिए जाएंगे, सामाजिक बायकॉट होगा, तभी हो पाएगा। उस दिशा में कुछ नहीं करी, जो बात इन्होंने कही ना हमारे अनुपम भाई ने। हमारी चुनी हुई सरकार बहुत सारी प्राथमिकताओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जो प्राथमिकताएं हैं, जो अब आपने कश्मीर से 370 हटा दी, कश्मीरियों को बसाया क्या? नहीं बसाया, वहीं पे फिर चल रहा है वही। जब आप कहोगे नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट ने जिद किया तो हमने सरकार बना ली। सुप्रीम कोर्ट ने जिद किया, आपकी पूरी तरह से व्यवस्था रेडी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट को आप पीछे कर सकते थे कानून ला करके अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं देश हम चला रहे हैं, आप चुप बैठिए, आपको सिर्फ अधिकार है परामर्श देने का, उससे आगे मत बढ़िए, देश हम चला रहे हैं। तो ये नहीं समझे हमारी सरकार किस तरह से क्या काम कर रही है। मुझे कई बार उनकी प्राथमिकताएं समझ में नहीं आती। तभी आज जरूरत पड़ी है कि अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग बात करें लंबी समय के लिए, और वो हो जाएगा। क्योंकि इतनी चिंतना जो आज मुझे दिख रही है, जो हमारे अनुपम भाई में दिखी, अनुपम भाई ने बताया भी, और जो मैंने भी उनको बताया, उन्होंने भी मुझे बताया, बॉर्डर खुला हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ करीब 9,000 कुछ 100 किलोमीटर का बॉर्डर है वो। उसमें काफी सारा एरिया खुला हुआ है। इन्होंने बताया अनुपम भाई ने कि आप मेरी गाड़ी में बैठ के चलिए, मैं दिखाऊंगा, चाय पी के आ जाएंगे बड़े आराम से बांग्लादेश में जाकर के, कोई पूछने वाला नहीं। अगर ये हालत है तो हमारे देश की सुरक्षा और संप्रभुता और ऑल दैट बुलशिट, क्या मतलब है उसका? यही बात इसीलिए मैंने इनको कहा कि हम अरिया लोग जी, बात आपको और एक करते। क्लासिक चीज बता रहा हूँ, और एक जी क्लासिक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जी 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 3 दिन पहले मैंने न्यूज चैनल में एक न्यूज देखा, जहाँ पे देखा गया एक बीएसएफ जवान को
पाकिस्तानी रेंजर्स ने अबडक्ट कर लिया था। आपको शायद मालूम होगा। जानते जी जी। बट सबसे मजे की बात यह है, मैं यूट्यूब में वो फॉलो किया, वो हाँ। बंदा बंगाल का हुगली डिस्ट्रिक्ट का है, मेरा बाजू वाला गांव रिसरा से है, मैं कुन्नगर का हूँ, वो रिसरा से है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तक उसका कुछ पता नहीं है। और एक सबसे मजे का चीज आप देखेंगे, गवर्नमेंट हमारा देश का क्या स्थिति है। डॉक्टर साहब जुडिशियरी का बात बोला, मैं अभी मीडिया का बात कह रहा हूँ, आप मीडिया से हो, जी। कोई भी न्यूज चैनल में उसका कुछ खबर नहीं है। कंप्लीट ब्लैकआउट ऑफ द न्यूज। द न्यूज इज कंप्लीटली ब्लैकआउट। कोई भी खबर नहीं है कि उस बीएसएफ बंदे का आज क्या खबर है। ही इज स्टिल इन द कस्टडी ऑफ पाकिस्तान। अभी कहां पे वो है, क्या चल रहा है, किसी को। सो सी, दिस इज अ टिपिकल ऑफ अ गवर्नमेंट। हम लोग यही सोच के ही गवर्नमेंट को लेके आया था। 370 होने के बाद कितना कश्मीरी पंडित उसको जमीन वापस मिला, बताइए हमको। राम मंदिर होने के बाद क्या क्या हुआ, आप बताइए हमको। आपने ये काफी सारे नारा लगाया था कि जिसका 2 से ज्यादा बच्चा है उसको राशन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली धरातल में अगर आप देखिए, ये सब आईवाश है। आईवाश है, क्योंकि आपने सीए बनाया कि नागरिकता देंगे। अभी जब दंगा हो रहा था, हिंदुओं को मार रहे थे, दंगा नहीं है, हिंदू नरसंहार जो कलकत्ता में बांग्लादेश में हो रहा था, वहां से बेचारे हजारों, 2000 4000 की कुछ संख्या है, हिंदू भाग करके बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया आना चाहते थे, रोक दिया उसको। किस तरह का आईवाश है यह? सीए क्यों बनाया आपने? वो जो जान बचाने 6 करोड़ रोहिंग्या आज देश में रह रहे। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनका वो है फिगर है, उन्होंने दिया है एक आंकड़ा। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे। कितने उनके बच्चे और कितने हमारे बच्चे, आप हैरान रह जाएंगे सुन करके। 35,000 हिंदुओं के बच्चे हैं, लेकिन बाकी का क्या? आप हिसाब लगा लीजिए, गणित कैलकुलेट करके देखिए, कब डबल और ट्रिपल और कई कब इस लेवल पे आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं 20 साल भी बहुत ज्यादा है। 10 साल बाद स्थिति विकराल हो जाएगी। परसेंटेज का बात कर रहा था मैं, एक्चुअली वो डेटा ढूंढ रहा था जो आज का डिस्कशन के लिए मैं लिख के रखा था एक पैड में, मैं ढूंढ नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, आपको 40% के लिए वेट नहीं करना है। द मैजिक फिगर इज 30%। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 MP सीट है। देयर आर 3 MP सीट्स इन मुर्शिदाबाद। ऑल 3 आर विथ माइनॉरिटीज। टोटल 22 मुर्शिदाबाद में टोटल 22 MLA सीट्स है। I have written somewhere, I think out of 22, 8 or 14, I forgot the exact number, either 8 or 14. It is 8 and 14. किसी का 8 है, किसी का 14 है. So this is the situation. तो आपको 31% के लिए वेट नहीं करना है. When the 30% will happen, the equation changes because we are divided. We will divide ourselves into 4 votes. But they 30% will vote in one place. Same thing happened in Bengal, same thing happened in Karnataka, same thing happening in Kerala. आप कभी सपने में भी सोच सकते हो कि JNK will be having a Hindu chief minister? It is beyond your distant dream. No way. 99.9% versus 0.1%. What the hell? ये रेशो है ये. You will find that some of the Indian states will lose their Hindu chief ministers. It will happen in our life. 9 स्टेट्स की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। 1,500 राज्यों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। आप बताइए किस तेजी से, कैंसर है ना, कैंसर, ये डेमोग्राफिकल कैंसर है। If the central does not act now, then it is never. Then it is never. Yeah, and we thought this is our government. We thought this is our government. And if the government changes, then you also know, I also know. जी, फिर तो होप खत्म पूरी। यहाँ पे हिमाचल में देख लीजिए, जहाँ हिंदू डोमिनेटेड बोलते हैं, यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है, दे हैव द फ्री हैंड। कर्नाटका में कभी सोचा नहीं था हमने, पीछे कर्नाटका में चेंज होके चला गया वो बीजेपी गवर्नमेंट, अपने बंदों को हटाई ना उस गवर्नमेंट को। 4 वोट है आपके घर पे, जो 4 वोट है, these 4 votes are divided. बट उनका घर में जो 30 वोट है, those are 1. हाँ, वो तो है। This is the magic, you need to understand. So it is not 30:70. It is 30:70/4. This 70/4 is divided. Quite right.
बहुत बढ़िया, बहुत गंभीर आपने बात कही और आज एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने घोषणा करना चाहूँगा। मैंने कई किताबें लिखी हैं, आज मुझे एक नई किताब लिखने का अवसर मिला है, हाउ टू फेस द डेविल इनसाइड। ठीक है? उसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं? कौन कितनी सारी चीज़ें हो सकती है, उसको चैप्टर वाइज़ करके मैं एक बुक लिखना चाहूँगा आज भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के। अच्छा हुआ आप महानुभावों से बात हो गई, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई, बहुत लंबी चली लेकिन मुझे पता है ना मैं सैटिस्फाइड हूँ ना आप लोग क्योंकि बहुत सारी बातें बोलनी है, बहुत सारी बातें अंदर है, बहुत सारी बातें एक-दूसरे के साथ चर्चा करके सामने आएँगी। लेकिन हमको ये जो बहुत धन्यवाद अनुपम भाई आपने उस दिन कहा, ये चर्चा चला के रखनी है। जी, 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 अनुपम जी बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद अनुपम जी है बस, आज निखिल भाई से भी मुलाकात हुई, उनके अंदर भी मैंने वही आग देखी और हो सकता है हमारे जैसे और भी कई लोग हों। एक विट्ठल चौधरी जी मुझे मिले जो वहाँ का रहे जम्मू के जो और मेरे ख्याल से ओरिजिनली वो थे कश्मीरी पंडित थे शायद, जो भी हैं विट्ठल चौधरी उनसे भी बात करके मुझे आनंद आ गया, बहुत गहरे आदमी हैं, उनका नंबर भी मैं जोड़ना चाहूँगा, ले लेना चाहूँगा। हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आए थे वो गेस्ट स्पीकर के तौर पर, वो लॉयर भी हैं और समाज सेवी भी और खासतौर से हिंदू संगठनों के लिए काम करते हैं। तो हम लोगों को अपनी संख्या बढ़ानी है, योजना बनानी है, योजना पर काम करना है, फूल प्रूफ योजना बनानी है और लेट अस बी पॉजिटिव अबाउट इट कि हम कुछ फ़र्क ला सकेंगे क्योंकि अगर हम हार गए तो होप हार जाएगी, उम्मीद हार जाएगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपको। अनुपम भाई, निखिल भाई, बड़ा अच्छा लगा ईश्वर की बहुत कृपा बहुत से आपसे धन्यवाद। परिचय हुआ। आप जैसे सज्जनों से हमको लग रहा है कि अब हम कमज़ोर नहीं हैं, अब हम दुर्बल नहीं हैं, कुछ हो सकता है। भगवान ने चाहा तो अवश्य हो जाएगा। नहीं, नहीं, हम लोग भी चाह रहे धन्यवाद। होते हैं लाइक माइंडेड लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, एक बड़ी ऊर्जा जी, मिलती है बात करके, है ना जी? जी, लगता है कि बिल्कुल भई हम ऊर्जा अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी लोग जो हैं नेटवर्किंग पे बैठे हैं और प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, सेम प्लेटफ़ॉर्म पे, सेम पे जी। पेज पे हैं सारे इकट्ठे होके। जी, 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 तो नाइस बिल्कुल। ऑफ दिस, इस बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके लिए अनुपम जी आपके विचार को फिर से मैं सराहना दूँगा कि इस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करके जगाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, ज़्यादा दूर तक अपनी आवाज़ देनी है, ताकि कुछ फ़र्क आ सके। जी, 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 बस जी, वही जी, सोच जी, जी। आप सबसे अनुमति ये लूँगा। सर ये रिकॉर्डिंग जय मिल श्री जाएगी राम, इसकी? जय श्री राम। जी, बिल्कुल। शुभ जी, रात्रि और शुभ फिर रात्रि। आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे अनुमति लेकर के, फिर हम चर्चा करेंगे। जय श्री धन्यवाद। राम, जय जय श्री श्री राम, राम, जय टू भारत राष्ट्रम, वंदे मातरम। जय मातरम। जय श्री राम।